नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट ईवीएस के पेडोलॉजी सीरीज का चौथा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण शास्त्रीय विचार क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है कि पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं में क्या है। तो सबसे पहले आपने पता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो कि अन्य विषयों की नहीं होती हैं। बेसिक तौर पे जैसे कि अन्य विषयों के पढ़ाने और समझाने का तरीका कुछ अलग होता है और पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने समझाने का तरीका अलग होता है, और यही कारण है कि वो जो निम्नलिखित तरीकों से अलग बनता है। तो उसमें सबसे पहला आता है कि पर्यावरण अध्ययन एक संयुक्त क्षेत्र है। अब किस प्रकार से यह संयुक्त क्षेत्र है इसको देखने की कोशिश करें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक एकल अध्ययन क्षेत्र होता है। इसको एक मिश्रित अध्ययन क्षेत्र भी माना जाता है जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्रों से अनुभव तथा विषय वस्तु निकालकर सम्मिलित किया गया है। विषय वस्तु का संगठन पाठ्यक्रम के प्रसंग हो, जैसा कि भोजन, आज से, जल, यात्रा इत्यादि के इर्द गिर्द किया जाता है। तो बेसिक तौर पे इसके कहने का मतलब है कि जैसे पहले बताया जा चुका है कि एनसीएफ 2005 में ईवीएस को एक एकीकृत सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, और एकीकृत का अर्थ होता है कि जिसमें हम लोग भौतिक, जैविक, रासायनिक और सामाजिक सभी घटकों को एक साथ पढ़ते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो जल को हम लोग सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ लेते हैं और इसको भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो जल को शुरुआती तौर में क्या एकीकृत तौर पे शामिल किया गया है। तो ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। अगले की अगर बात करें तो अपने इर्द गिर्द के अनुभवों द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से बच्चों में पर्यावरण जगत की उच्च स्तर की शिक्षा पर अमूर्त संकल्पनाओं एवं संबंधों को समझने की योग्यता का विकास होता है। तो जैसे बेसिक तौर पे क्या है कि पहले बच्चे मूर्त रूप से चीज़ों को सीखते हैं, और यह पर्यावरण अध्ययन का सूत्र भी है कि मूर्त से अमूर्त चीज़ों को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो पहले हम मूर्त रूप से जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, ठीक है, उनके स्वरूप में हम बताएंगे जल को। तो अब जल को कई भागों में पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले जल को मतलब जल के रूप में पढ़ाएंगे। फिर जब चीज़ों को समझने लगेंगे तो जल को हम इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान और बायो जैसे, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्टों में शामिल करेंगे। अब आगे की अगर बात करें तो आगे आपका आता है कि पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं में बेसिक तौर पे आता है आपका कि पर्यावरण अध्ययन जो है एक संदर्भित क्षेत्र है। संदर्भित क्षेत्र का मतलब यहाँ पे बेसिक तौर पे कहा जा सकता है कि आप जिस क्षेत्र विशेष में रह रहे हो उस क्षेत्र विशेष का एक अलग डिवीजन है, एक अलग वहाँ की जलवायु है, एक अलग वहाँ की विशेषता है, वहाँ का रहन सहन, खान पान। और अगर कोई व्यक्ति अलग क्षेत्र में रहे, जैसे कि हम बेसिक तौर पे चर्चा कर लें आपके जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की, ठीक है, तो यहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, इसके संदर्भ में सारी चीज़ें क्या है, अलग हैं। अगर यहाँ के भौतिक कारकों की बात करें तो, और यहाँ के भौतिक कारकों और जलवायु कारकों की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें अलग हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि यह संदर्भित विषय कैसा होता है। तो जैसे कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था, ठीक है, प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में हुआ था। अब यहाँ पे इतिहास, मानो इतिहास की अगर तिथियों की बात करें तो इस चीज़ को आप जम्मू कश्मीर में पढ़ो या तमिलनाडु में पढ़ो या आप उत्तर प्रदेश में पढ़ो या देश के किसी भी कोने में पढ़ो, यह चीज़ें बदलने वाली नहीं है, ठीक है। 1857 में हुआ था मतलब कि हुआ था, 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई थी, मतलब हुई थी, यह बदलने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर हम पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो जम्मू कश्मीर की चीज़ें अलग हो जाएंगी, तमिलनाडु की अलग हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश के अलग हो जाएंगे, और देश के अलग अलग कोनों की ये आपका पर्यावरण अध्ययन जो चीजें हैं वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन बच्चों को इसके लिए तैयार करता है क्योंकि पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या होता है, भिन्न होता है। इसलिए पर्यावरण के समझ के अध्यापन के लिए उदाहरण, घटना, अभ्यास इत्यादि क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इतिहास की बात करेंगे तो वहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें होंगी वह एक हो सकती हैं, आप देश के किसी भी कोने में रहो। लेकिन यह संदर्भित विषय कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया कि आप तमिलनाडु में हो और कोई व्यक्ति उत्तराखंड में है, कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे सभी के लिए हम एक ही चीज़ों का उदाहरण नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें बनेगा, अगर खान पान, रहन सहन, इनके घर की बात करें तो हर एक चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी।
अब बेसिक तौर पे यहाँ बात करें कि पर्यावरण अध्ययन की विशेषता में कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, जैसे आपने पता है कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वह बाल केंद्रित होता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक होने के नाते आपको अपने वार्तालाप पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे सक्रिय रहकर केवल आपकी बात ही न सुनते रहें बल्कि आपकी बातों को समझें। वास्तव में समझ केंद्र बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे अन्य सब्जेक्टों की अगर बात करें तो उसमें बेसिक तौर पे हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे क्या हो, डिसिप्लिन होकर हमारी बातों को सुने, ठीक है। लेकिन पर्यावरण अध्ययन में चीज़ होता है कि हमारी केवल बातों को सुने नहीं, ठीक है, उसे समझने की कोशिश करें और उसे अपने आसपास की चीज़ों से कॉरिलेट करें। आगे की अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन अध्यापक केंद्रित नहीं बल्कि क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्यावरण अध्ययन कैसा है, तो आपका विद्यार्थी केंद्रित अर्थात बाल केंद्रित अधिगम होता है। यानी कि ईवीएस जो हम पढ़ाते हैं वह बाल केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित होता है। अर्थात हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसका केवल ये तात्पर्य नहीं होता है कि उसे केवल उन्हें लोग बच्चे सुने नहीं, उसके साथ साथ उन्हें समझने की कोशिश करें और उसे अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करने की भी कोशिश करें। अब आगे आता है कि पर्यावरण अध्ययन की विशेषता में कि मूल्य पर्यावरण अध्ययन का एक अनिवार्य घटक है। अब कैसे अनिवार्य, तो यहाँ पे बेसिक तौर पे पर्यावरण अध्ययन में कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है और कुछ गलत नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बेसिक तौर पे पर्यावरण अध्ययन के मूल्यों की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कुछ सही नहीं भी है और कुछ गलत भी नहीं है। जैसे बेसिक तौर पे अगर हम कोई टॉपिक विशेष, ठीक है, बच्चे को समझा रहे हैं, अपने क्लास में कोई टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि एक x पॉइंट है और यहाँ पर y से जाना है, ठीक है, तो इसके कई सारे तरीकों से, एक तो डायरेक्ट यहाँ से हम y से x की ओर जा सकते हैं और दूसरा कि हम काफ़ी जिग जैग रेखा होके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अर्थात कि अब इस पॉइंट पे पहुंचना तो सबको है, लेकिन किसी के पहुंचने का तरीका ये हो सकता है और किसी के पहुंचने का तरीका ये हो सकता है। तो अब कुछ लोग जो सेकेंड वाला जो लार्ज तरीका है इसको गलत मान लेते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे पर्यावरण अध्ययन में कहा जाता है कि कुछ भी सही नहीं है और कुछ गलत भी नहीं है। अर्थात हम जो चीज़ों को समझा रहे हैं और बच्चे के मस्तिष्क में जो चीज़ें बन रही है, वो जो मूल्य बन रहा है, उसको हमें उसी प्रकार से सरोकार करना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को अगर सोच रहा है तो वह गलत नहीं सोच रहा है, उसको उसकी सोच को, ठीक है, सही दिशा में लेकर जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके मतलब कि बच्चों के मन में जो भी डाउट्स हैं, अगर आपसे वह क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वह गलत क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं और उनके कंफ्यूजन को दूर करना है। अगर हम वहाँ पे उनको गलत कर देंगे तो आगे से क्वेश्चन को पूछना है क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के एज ए शिक्षक के नाते आप ये मान के चलोगे कि कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। अर्थात जो बच्चे आपसे डाउट पूछ रहे हैं वो सारी चीजें क्या है, लगभग सही है और लगभग गलत भी हैं और उनको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि y से x पॉइंट पे जाना है तो मेन रास्ता है, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे पहुंचेंगे, यहाँ पर कुछ वैसे ऐसे पहुंचेंगे, तो कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीजें हैं कि हमें इनको x तक पहुंचाना है। अब आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या आता है कि छोटे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के समय के साथ पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा मूल्य भी दिए जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में निहित ऐसे कौन से मूल्य जिनका बच्चों में विकास किया जाना चाहिए, तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो पर्यावरण अध्ययन का जो है बेसिक तौर पे अधिक ध्यान बच्चों के मनोवैज्ञानिक के भावात्मक क्षेत्र पर केंद्रित होता है। मतलब कि बेसिक तौर पे उन्हें क्या करना होता है कि पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ाएं तो उनसे वो क्या हो जाए कि भावात्मक रूप से जुड़ जाए। जैसे कि आपने पता है कि अगर एक वृक्ष है और कोई आपसे अगर कह दे कि पता है, और आपकी उम्र प्रेजेंट टाइम में अगर 15 या आपकी उम्र जो भी है, ठीक है, ये एज्यूम कर लीजिए कि एकदम सोचने समझने वाली आपकी उम्र हो चुकी है, और कोई आगे कह दे कि ये जो वृक्ष है ना, ये जब तुम पैदा हुए थे उसी टाइम पे तुम्हारे जन्म के समय पे ये लगाया गया था। तो अब आप इस वृक्ष से क्या हो जाओगे, एक भावनात्मक रूप से क्या होते हो, जुड़ जाते हो कि इस वृक्ष को जितनी अधिक से अधिक सेवा कर लें, इसको कोई परेशानी ना हो, ठीक है, आप हर रोज उसकी केयर करोगे। तो क्या है कि ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को हम क्या करना है कि मनोविज्ञान के भावनात्मक क्षेत्र पर क्या करना है, केंद्रित करना है। अगर आगे की हम बात करें तो व्यक्ति
यहाँ पे कहा गया कि व्यक्ति में जो मूल्य हैं शिक्षक अधिगम के दौरान उस पर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगना चाहिए। ऐसा इसलिए जैसा कि पहले कहा गया है कि सभी मूल्य किसी न किसी संदर्भ से जुड़े हैं और आप हर बच्चे के अधिगम संदर्भ को समझने का प्रयास करें ताकि आप उनके मूल्यों को समझ पाएं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई बच्चा अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्या है कि उस पर लेबल नहीं लगना चाहिए कि ये बच्चा गलत क्वेश्चन पूछ रहा है या केवल सही। मतलब हर एक बच्चा जो सही है और गलत है वो अपनी जगह पे क्या है, सबके सही। इसीलिए कहा गया बेसिक तौर पे पर्यावरण अध्ययन में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक तौर पे आपको क्या करना है कि बच्चे के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं उन्हें समझना चाहिए और उनके मूल्यों को समझना चाहिए और उनके जो भी डाउट्स हैं उसका सत्कार करना चाहिए कि बच्चा इसी प्रकार के डाउट हमसे पूछता रहे। आगे की अगर बात करें तो आगे के बच्चे सीखते कैसे हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये वयस्कों से अलग तरीकों से सीखते हैं। क्योंकि वयस्क का मतलब होता है कि जब हम बड़े होते हैं ना तो किसी भी काम को ना सही या गलत ढंग से देखने लगते हैं कि अगर इसका परिणाम क्या होगा, सही होगा या इसका परिणाम क्या होगा, गलत होगा, तो इस प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन बच्चा क्या होता है कि अगर किसी चीज में उन्हें इंटरेस्ट आता है ना तो फिर उसके परिणाम को कि हम करेंगे तो सही इसका रिजल्ट आएगा या गलत, इससे और डरना क्या होता है, छोड़ देते हैं। तो जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं, वयस्कों या प्रौढ़ों से अलग तरीके से सीखते हैं। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक जीवन के संदर्भों से सीखते हैं। मतलब उनको जितना अधिक से अधिक मूर्त चीजों के बारे में ठीक है बताया जाए उससे वह अधिक से अधिक चीजों को सीखते हैं। तीसरा कहता है कि करके देखने से सीखते हैं। मतलब जिनको जितना इनको प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल जितना नॉलेज दिया जाए ठीक है उतने ज्यादा चीजों से सीख पाते हैं। और आगे कह रहा है कि अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण से सीखते हैं। तो अपने आसपास जो भी घटनाएं होती हैं उनको देखकर या क्या करते हैं, सीखते हैं। और साथ ही साथ अपने पर्यावरण के अनुभव के निर्माण एवं पुनर्निर्माण की क्रिया करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अगर वह कोई चीजें करते हैं एक बार, अगर मतलब कि कोई व्यक्ति उनके सामने कोई प्रयोग करके दिखा दिया तो वह बार बार उस प्रयोग को करेंगे और तब तक उस चीज को करते रहेंगे जब तक कि उसका रिजल्ट सही नहीं आ जाता है। ठीक है, अर्थात वह अनुभव निर्माण एवं पुनर्निर्माण को करते रहते हैं। तो ये बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। आगे की अगर बात करें तो इसमें है कि एनसीएफ 2005 काफी हद तक सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत से प्रभावित है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। तो ये भी पूछा, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत से ठीक है काफी प्रभावित होता है, तो सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत से प्रभावित होता है। अब ये सामाजिक रचनावाद क्या है और क्या बिंदु कहता है, तो यहाँ पे है कि सभी बच्चे प्राकृतिक तौर पर सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं तथा सीखने के योग्य होते हैं। आप अपने बचपन में जाइए और इस चीज को देखिए कि आपके सामने कोई भी चीजें होती थी तो उसको सीखने के लिए बस यहाँ पे ये चीज चाहिए कि आप जिसके सामने सीखना चाहते हो वह आपके नजर में ठीक है लगभग उस काम को भली भांति जानता है। तो अगर उसके जैसे बेसिक तौर पे एक सामान्य होता है कि बच्चों के सामने जो उसका टीचर होता है ना उसके नॉलेज में वो क्या होता है कि सर्वज्ञाता होता है। उसके सामने कोई भी काम करेंगे, एक हमारे सामने टीचर है, अगर गलत आ गया रिजल्ट तो फिर हमें क्या करेगा, सही करेगा। तो बच्चों में ये भूमिका बेसिक तौर पर होती है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं तथा सीखने के योग्य होते हैं। दूसरा कहता है कि अर्थ बनाना तथा अमूर्त सोच की क्षमता का विकास अनुचिंतन तथा काम सीखने के बहुत महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। अर्थात कि वह जिस चीजों से सीखते हैं उसका क्या करते हैं, खुद से अर्थ बनाते हैं, उसका खुद का अमूर्त चिंतन करते हैं और उसके क्षमता का विकास और अनुचिंतन और काम करके सीखने के बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगर जिस चीज को अपने से करके सीख गए उसके बहुत ही दीर्घकालीन परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे आता है कि पर्यावरण अध्ययन अध्यापन के उसी व्यवस्था में आता है कि बेसिक तौर पे कि शैक्षिक व्यवस्था क्या करता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन अध्यापन के अधिगम हेतु शैक्षिक व्यवस्थाएं क्या क्या की गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली व्यवस्था आती है आपका कि बच्चे के पर्यावरण को उस अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। अब जैसे कि उस अधिगम की प्रयोगशाला कैसे, क्योंकि बेसिक तौर पर ईवीएस जो है वह बेसिक तौर पर करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पे। एनसीएफ 2005 ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनसीएफ 2005 जो है कि सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत पे तो क्या करता है, ये भी क्या किस पे बल देता है, कर के सीखने पे। ठीक है, तो यह कर का सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है, आपके सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत से लिया गया। तो ये बेसिक तौर पे क्या होता है कि करके सीखने पे। अब जैसे बेसिक तौर पे कि अब हम बच्चे को कोई बेसिक तौर पे शुरुआत मतलब कि ईवीएस में एक सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत वो क्या है, कहानी। तो कहानियों के जरिए कोई कहानी हम बच्चे को सुनाते हैं और उसके बाद वह उसको करते हैं। जैसे बेसिक तौर पे हम आपको अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में हम जंगल के काटने की कहानी सुनाएं और जंगल के काटने की कहानी के साथ साथ उसके दुष्परिणाम भी बताएं। तो बच्चा अगर देखेगा तो वहां पे उस चीजों को देखेगा कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं और फिर वह उसके दुष्परिणाम जो हमने कहानी उसको क्लास में बता रखी थी उसके दुष्परिणाम उसको याद आएंगे और वह बच्चा जाकर उनको क्या करेगा कि वह काम करने से मना करेगा कि आप अगर आपने पेड़ पौधे काटा तो आगे चल के समस्या होगी, काफी जलवायु
हमारा क्या होगा, प्रदूषित होगा। तो यहाँ पे कि बच्चों के पर्यावरण को उसके अधिगम की प्रयोगशाला बनने दो। और दूसरा जो बिंदु है वो बिंदु कौन सा है, तो जो आपका कि खोज की ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और मूर्त से अमूर्त की ओर प्रोत्साहित करें। बेसिक तौर पे शुरुआती दौर में जो बच्चा होता है ना, वह किसी चीज को मतलब कि उस रूप में समझ पाता है जो उन्हें दिखता है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की बात करें तो अगर हमें ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल, तीनों की तीनों जो सूत्र हैं शिक्षण सूत्र हैं, ठीक है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही है, तो इसको उल्टा करके देता है कि अज्ञात से ज्ञात, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष, अमूर्त से मूर्त। जो आपको होना चाहिए ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। अब जैसे बेसिक तौर पे हमें क्या करना है कि हमें अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, हमें बच्चों को अपने सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है। तो सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है तो सौरमंडल की हर एक चीजें दिख नहीं रही है। यस, जैसे हमें अपने सौरमंडल में तारों के बारे में पढ़ाना है और ग्रहों के बारे में पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उन चीजों को दिखाएंगे जो उन्हें दिख रहा है, जैसे कि चंद्रमा, सूर्य। तो क्या है, ज्ञात भी है और इनके बारे में मतलब कि दिख भी रहा है और इसका मूल स्वरूप भी है। जब चंद्रमा और सूर्य के बारे में अच्छे से हम पढ़ा लेंगे, फिर इसी प्रकार से हम बताएंगे कि तारे होते हैं, ठीक है। तारों के बाद हम विभिन्न प्रकार के ग्रह और उपग्रह की चर्चा करेंगे जो उन्हें दिख नहीं रहे हैं। तो ये आपका शिक्षण सूत्र है। और इस शिक्षण सूत्र से फायदा क्या होता है इसके बारे में देखें तो यहाँ पे होता है कि बच्चे अपने पर्यावरण से अपने पर्यावरण के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिक तौर पे कि इस शिक्षण मतलब कि जो चीजें उन्हें ज्ञात है उन्हीं चीजों से कोई रिलेट करते हैं, कोई कहानी रिलेट करते हैं। जैसे कि हमें जल के उन्हें फायदा बताना है, जल के फायदा बताना है और जल से मतलब कि अगर गायब हो गया तो नुकसान। तो हम सबसे पहले उनको बताएंगे कि जब सुबह सुबह आप उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कौन कौन सी गतिविधियां जल से करते हो। तो बच्चा एक क्या करेगा कि पूरा का पूरा एक डायग्राम बना लेगा कि सुबह हम उठते हैं, ठीक है, नहाते हैं, धोते हैं, मंजन करते हैं, फ्रेश होते हैं, स्कूल आते हैं, स्कूल में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद जब भी हम कोई क्रिया कर रहे हैं उन सारी क्रियाओं में किसका मतलब कौन जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है। अब उस बच्चे से हमने कह दिया कि अब सोचो कि जल अगर समाप्त हो गया तो क्या होगा। तो बच्चा एक कल्पना करेगा। तो पहले जल हो या क्या है, ज्ञात वस्तु है, और उसके बाद उससे वह कल्पनाएं कर रहा है, ठीक है। अमूर्त रूप से क्या कर रहे हैं, कल्पनाएं कर रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कल्पनाएं कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त। तो बच्चे अपने पर्यावरण से अपने पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। दूसरा कहता है कि उनका नया अधिगम एक परिचित एवं अच्छी तरह से विकसित आधार होता है। अगर इस प्रकार से किसी इन सारे शिक्षण सूत्रों से अगर वह किसी चीजों को सीखते हैं तो उनका जो एक नया अधिगम प्राप्त होता है कि अगर जल गायब हो गया तो क्या हो गया, तो उससे एक परिचित और अच्छी तरह से एक विकास का आधार उनके प्राप्त हो जाता है। आगे की अगर बात करें तो आगे लिखा जाता है बेसिक तौर पे कि कक्षा में अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित हो। अब जैसे कक्षा में जो रूपरेखा है वो वास्तविक जीवन पर, तो यह कल्पना करें कि आप कक्षा में झारखंड से दूर दराज एक गांव में, जिसका नाम आपका कि बेसिक तौर पे गांव का नाम XYZ रख लें, ठीक है। आप झारखंड के एक दूर दराज गांव XYZ में रह रहे हैं और वहां पर बेसिक तौर पे पानी की उपलब्धता की चर्चा कर रहे हैं। अगर यही चर्चा आपको रांची के स्कूल के बच्चों के साथ करनी हो तो कैसे तुलना करेंगे? क्या आपकी इस बेसिक तौर पे प्रकरण के पढ़ाने की पद्धति वही रहेगी जो आपने, ठीक है, पीछे पढ़ाया? तो बेसिक तौर पे होगा कि शायद नहीं। अब यहाँ पे होगा क्या कि स्थानीय विशिष्ट उदाहरण, जैसे बेसिक तौर पे कि मैंने कहा ना कि पर्यावरण अध्ययन में सारे एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर जल वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो, और ये झारखंड राज्य वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम बेसिक तौर पे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके जम्मू कश्मीर की। प्रेजेंट टाइम में आपका मई का महीना चल रहा है और यहाँ पर भी मई का महीना चल रहा है। अब हमें, ठीक है, गर्मियों में पढ़ाना, तो गर्मियों के लिए बेसिक तौर पे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक क्या पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर हम गर्मी कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे से नहीं समझा सकते हैं। या बेसिक तौर पे अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो पहनावे की बात करें कि हम कहें कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम लोग क्या करते हैं कि जितने ढीले ढीले कपड़े होते हैं, क्योंकि गर्मी का समय बहुत अधिक रहता है, तो यहाँ पर लोग बात क्या करते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में मई के महीने में भी बहुत ज्यादा लोग ढीले कपड़े नहीं पहनते क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, अलग है। तो इसके एग्जाम्पल का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, ठीक है, उस क्षेत्र के इर्द गिर्द जो घटनाएं घट रही हैं उन्हीं घटनाओं से आप बच्चों को क्या करें, जोड़ने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि जब वो बच्चे वास्तविक दुनिया से उन चीजों को जोड़ते हैं तो उससे बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। जैसे अगर खान पान की बात करें तो हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल खान पान पे भी ले सकते हैं।
ठीक है, कि बेसिक तौर पे हमें अगर खान पान के बारे में चर्चा करना हो तो आपने एग्जाम में कई बार सुना होगा कि गुजरात से जो क्वेश्चन पूछा गया, ढोकला चटनी, ठीक है। तो ढोकला चटनी यहां पर क्यों खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में बेसिक तौर पे दाल चावल और रोटी खाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। तो हम एग्जाम्पल, अगर खान पान का एग्जाम्पल देंगे तो उत्तर प्रदेश में एग्जाम्पल किसका देंगे? या तो दाल का देंगे, या तो चावल का देंगे, या तो रोटी देंगे, क्या देंगे? क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और हर एक बच्चों के घर में ये चीजें बन रही है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में भोज्य पदार्थों को पढ़ा रहे हैं तो बेसिक तौर पर हम किसका एग्जाम्पल देंगे? दाल चावल रोटी का देंगे, और ये इनके हर एक घरों में ये चीजें होती रह रही हैं। लेकिन अगर वही ढोकला चटनी का एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश में देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनके वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं है। अगली की अगर बात करें तो है कि विषयों के बीच तथा पार की कड़ियों को जोड़ना। विषयों के बीच तथा पार की कड़ियों को जोड़ने का बेसिक तौर पे तात्पर्य ये होता है कि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऐसी पाठ योजना बनाना तथा अधिगम शिक्षण के तरीके अपनाना जिससे आपको सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इत्यादि की सीमाओं का लांघने में, ठीक है, कोई विशेष समस्या ना हो। जैसे मैंने आपको जल के बारे में बताया था, तो हमने जल को पढ़ाया, ठीक है, और आगे की कक्षाओं में जब वो जाएंगे तो जल किस में आ जाएगा? भूगोल में आ जाएगा। तो इनकी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ना कि कैसे जल, ठीक है, भूगोल से भी संबंधित है, कैसे जल जो है सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित है। तो ये क्या होता है कि विषयों के बीच तथा पार की कड़ियों को जोड़ना होता है। आगे क्या होता है कि वार्तालाप तथा प्रश्नों के लिए प्रोत्साहित करना। अब वार्तालाप बेसिक तौर पे हम अपने शिक्षण अधिगम में इस प्रकार की चीजों करेंगे कि बच्चे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, मतलब कि उत्सुक रहें। तो इसके लिए इससे फायदा क्या होता है कि बच्चों को गहनता से सोचने सीखने की क्षमता वृद्धि होती है। साथ ही साथ अपने शुरुआती वर्षों में बच्चों के ऐसे अनुभव उन्हें बड़े होकर लोकतांत्रिक देश के अच्छे नागरिक बनने में सहायता है। बेसिक तौर पर जैसे कि अगर वह प्रश्न करना ही नहीं सीखेंगे तो अगर उनका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, उनका कोई शोषण भी कर रहा है तो उनसे वह प्रश्न नहीं पूछेंगे और वह शोषित वैसे ही होते रहेंगे। तो वार्तालाप तथा प्रश्नों के करने से, ठीक है, एक लोकतांत्रिक दायित्व, एक लोकतांत्रिक जननायक की भूमिका में आगे बच्चे आते हैं। आगे आपका आता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका बेसिक तौर पे क्या होगी? तो यहाँ पे कि अधिगम एवं शिक्षा पर नई शोध एवं उभरती हुई सोच के साथ आज शिक्षक केवल न कि शिक्षक है बल्कि सहपाठी है। शिक्षक की भूमिका में यह परिवर्तन इस आधारभूत समझ पर आधारित है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और अधिगम हर आयु, हर प्रकार के परिस्थितियों और स्थितियों में चलता रहता है। तो बेसिक तौर पे जब सामान्य स्तर पर आप ईवीएस पढ़ा रहे हो तो आप वहां पे एज ए शिक्षक के रूप में केवल नहीं रहोगे, साथ ही साथ वहां पे सहपाठी के रूप में भी रहोगे कि कोई बच्चा किसी चीज को समझ पा रहा है तो किस प्रकार से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है तो हम वहां पे रहते तो उस चीज को किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सहपाठी के रूप में पढ़ाते समय भी एक शिक्षक, मतलब कि एक छात्र के रूप में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक तौर पर आपकी क्या रहेगी? अध्यापक के रूप में भूमिका रहेगी। और लास्ट वन आता है आपका कि बच्चे के समष्टि को विस्तारित करना। तो यहाँ पे है क्या कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का विषयक संगठन करने से विषयों के बीच में जो पारस्परिक दीवारें औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था द्वारा बना दी जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में कई विषयों का संगठन है, समष्टि का मतलब बेसिक तौर पे विस्तार से होता है। तो कई विषयों का इसमें क्या है कि समावेश है और इसमें क्या होता है कि विषयों की सीमाओं को लांघता है। और जैसा कि सामाजिक विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि यह बच्चों में कई विषयों के परिप्रेक्ष्य का विकास करता है। तो यहाँ पे समष्टि का मतलब है कि हम यहाँ पे केवल ईवीएस के रूप में इसे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिक तौर पे ईवीएस के जरिए क्या होता है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, साथ ही साथ इतिहास, ठीक है, भूगोल आदि का क्या करता है ईवीएस के रूप में इन सारी चीजों का बच्चों में विस्तार करता है। तो ये पर्यावरण अध्ययन अध्यापन हेतु शैक्षिक व्यवस्थाएं हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।